नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांति की आवाज़। आप सभी लोगों को पता है कि बहुजन समाज के जो मुद्दे होते हैं, वही मुद्दों पर हम इस यूट्यूब चैनल पर चर्चा में लाते हैं या बहुजन समाज की जो लीडरशिप है, उनसे आपको रूबरू करवाते हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, वो है एडवोकेट कुरैशी सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कुरैशी सर। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम। आप सबों का इस्तकबाल है। जी जी। आ, फिर हमसे जुड़ी हुई है खातून या जिनको उर्दू ज़बान में ख़वातीन जिससे बोला जाता है, हमारी बहन यास्मीन जी। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी, आदाब आदाब। आदाब। और जी आपसे चिर परिचित जिनसे हमने पहले भी मुलाकात की है, वो हमारे भाई अजाज भाईजान। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो इशू है, अभी हम देख पा रहे हैं भारत में। एक तरफ राहुल जी को ये साक्षात्कार होना कि भाई वोट की चोरी हो रही है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मोहन भागवत जी को बहुत बड़ा साक्षात्कार हुआ कि मुस्लिम समाज के जो लीडर जिनको कहे जाते हैं मौलवी या मुफ्ती लोग, उनसे मुलाकात करने का। और ये सारे माहौल में आप लोग जो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, जो आपकी पूरे भारत के कई राज्यों में काम कर रही हैं, तो इसी नज़रिए से हम जानना चाहते कि राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के माध्यम से जो आपका कारवा है समाज को जोड़ने का या फिर समाज को अवेयर करने का, तो सबसे पहले एडवोकेट कुरैशी साहब से सवाल लेते हैं कि हम देख पा रहे हैं सर कि ये जो मतलब हाई कोर्ट ने फैसला दिया, एक फैसला मालेगांव का भी आया, एक फैसला बॉम्बे का भी आया। तो आप दोनों फैसले को किस तरह से देखते हैं या हमें कैसे समझाने की कोशिश करेंगे? जी जी, जी आवाज आ रही है? मैं जी बिल्कुल साफ आवाज आ रही आवाज आ रही है ना? देखिए मैम, आज हालात 1992 के बाद से, वैसे तो षड्यंत्र बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन बाबरी मस्जिद का जब से कांड हुआ उसके बाद से पूरे देश में एक माहौल बनाया गया एंटी मुस्लिम। जी एंटी मुस्लिम के माहौल बनाने का पीछे ये रीजन था कि बहुजन मूल निवासी समाज का सबसे बड़ा तबका मुसलमान है आज भारत में। तो 25-30 करोड़ मुसलमानों को किस तरीके से बरगला करके हम डिस्टर्ब करें और कैसे उसका राजनीतिक फायदा उठाएं, ये सोच करके पूरे देश में एक साजिश रची गई। और जी उसी का ही एक पार्ट रहा वहां का बॉम्बे का जो बम विस्फोट रहा, उसी का एक हिस्सा है आगे चल करके। अब वो अलग चीज है, उसमें आरोपी कौन हुए नहीं हुए वो अलग बात है, लेकिन लगातार उसमें जो षड्यंत्र रचा गया, षड्यंत्र के तहत वहां 12-13 ब्लास्ट, 12-13 लगातार 1.5 घंटे के अंदर में जो है अलग अलग जगहों में हुआ। और उसके बाद आरोपी बने। जी आरोपी बनने के बाद उसका ट्रायल चला, 18 साल तक मुकदमा चला, एक अलग हिस्सा है। जी दूसरा, उसी का एक हिस्सा है मालेगांव। जी मालेगांव में भी एक ब्लास्ट हुआ, उसके बाद उसका आरोपी बने और उसमें ट्रायल चला। लेकिन जी अब दोनों केस में आप देखें, जी अगर आप बॉम्बे ब्लास्ट से मालेगांव को जोड़ते हैं तो पहला आप देख लेंगे, बॉम्बे जो ब्लास्ट हुआ था, उस ब्लास्ट में जितने आरोपीगण को बनाए गए थे, तो जी सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है अभियोजन कितने हद तक साबित करता है। जी आरोपियों के खिलाफ जो मामला दर्ज करना है उसको कितना प्रूफ करना होता है, वो बहुत अहम चीज होता है। जी उसके लिए लोगों के आई विटनेस, मतलब आंख से जिसने देखा हो, पहला जी इंपॉर्टेंट होता है। जी दूसरा, उसके बाद कनेक्टिविटी, जो उस कनेक्टिविटी जो विटनेस होते हैं,
जी, कि मैंने उसको देखा वहां जाते, जी, डायरेक्ट मैंने देख लिया, उसको वहां जाते देखा। तो ये कनेक्टिविटी, ये विटनेस होते हैं। जी, उसके साथ साथ फिर उसके जब बनते हैं चार्जशीट, तो उसमें पूरी बातें आई कि कबूलियतनामा, किसी को जब अरेस्ट किया गया तो उन्होंने किस किन बातों को कबूल किया और जी, अपनी बातों से क्या चीज उन्होंने बताया, जी, तो मेमोरेंडम कथन उसको कहते हैं हम लोग। जी, तो मेमोरेंडम जो लिया जाता है वो होता है। उसके बाद आसपास के जितने भी लोग हैं उसने विटनेस कलेक्ट किए जाते हैं, ये सब होता है। ये सब मामला बन करके फिर एक जाकर के मामला बनता है जिसको हम चार्जशीट बोलते हैं। जी, एक रिमांड होता है, पहले अरेस्ट होता है शक के बुनियाद पर, उसके जी, बाद जांच होती है, जांच के बाद उसका फाइनल रिपोर्ट बनता है, फिर जाकर मामला दर्ज होता है। जी, मामला फिर कोर्ट में ट्रायल में चलता है। उसमें देखा गया पुलिस वाले का काम हुआ, उसके बाद उसको सीबीआई को दिया, सीबीआई जांच हुआ, तो अलग अलग एजेंसी को दिया जाता है जहां उनको लगता है कि जी, पुलिस वाले सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं या असमर्थ है, तो थोड़ा बड़ी एजेंसी को देते हैं। सीबीआई हो गया, सीआईडी हो गया, अलग अलग अभी नए जी, नए सब एजेंसी आ रहे हैं, उनको दिया जाता है जिम्मेदारी। तो जी, कुल मिलाकर उनको दिया गया। लेकिन उसके साथ आप देखेंगे कि उन लोग इतने साल तक जेल में रहे और उनको जमानत का लाभ नहीं दिया गया। जी, जमानत का लाभ फंडामेंटल राइट है हर जी, इंसान का। अगर थोड़ी भी कमजोरी पाई गई किसी भी केस में, तो हर आरोपी को, एक्यूज्ड को जमानत का लाभ दिया जाए। ये भारत के संविधान के मुताबिक हर माने आरोपियों का, हर एक्यूज्ड का, हर मुलजिमों का फंडामेंटल राइट है। जी, तो पहला फंडामेंटल राइट उनका हनन किया गया। जी, 15 साल, 16 साल, 18 साल जेल में ही जब तो रखा गया, जी, कभी भी उनको जमानत का लाभ नहीं दिया गया। पहला एंगल। जी, दूसरे एंगल से मैं इधर बताना चाहूंगा, मालेगांव ब्लास्ट हुआ तो आरोपी वही थे, आरोप सेम था, धाराएं सेम थी, जी, लेकिन सबको जमानत का लाभ दिया गया। जी। नहीं, वो तो अब बीमार देखो चल रहे कमाल थे की ना बात, सर, बीमार चल रहे थे, वो तो बहुत ज्यादा बीमार थे। वो तो हमको मालूम है कौन कितना बीमार होता है और कितने डिग्री किसको कितनी बीमारी है और किस किस जो माप से उसको नापा गया है, वो अलग बात है। जी, समझे नहीं? वो तो जी, ऐसा है कि चलो हम यहाँ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में है, वहां रहते तो हम बताते कितनी बीमारी, किसके क्या टेम्परेचर था, तो वो अलग मामला है। जी, लेकिन मेरा सिर्फ का आपसे बताना यह है कि इससे ज्यादा जब बीमार तो बम ब्लास्ट वाले थे, उसमें तो बेचारे एक मर भी गए। उन लोग कंटिन्यू बीमार चल रहे थे एक्चुअल में, सही बीमार देखा जाए तो जो एक्चुअल बीमार उसको तो उसका फायदा मिला ही नहीं। लेकिन जो बीमार नहीं थे उनके लिए 10 नए नए सर्टिफिकेट बन गया, सबको बेल मिल गया। जी, एक तरफ, दूसरी तरफ अभी आप जब देखेंगे जजमेंट की बात, ये तो चलो वो बात हो गई। जी, जजमेंट की बात बिल्कुल मालेगांव के जस्ट पहले बॉम्बे का जजमेंट आया है ना। जी, पॉलिटिकल नजरिए से एक अलग अलग चीज है कि हाँ भाई जी, हम पॉलिटिशियन नहीं है, लेकिन हम इतना तो जरूर जानते हैं कि पॉलिटिशियन लोगों का क्या गणित रहता है। तो वो जी, कहीं न कहीं उसका इफेक्ट जो पड़ता है वो केस में, जजमेंट में, आरोप में और किस जगह के मैटर में ये मामला बने हैं, ये सब चीज उस पर बहुत कवर सर करता मैं है। रोक के आपको ये पूछना चाहती हूँ कि आप बोल रहे हैं कि दोनों केस को अलग अलग देखना चाहिए। तो यहाँ पे मतलब देखते हैं कि सीबीआई हो गई या चाहे एटीएस हो गया, उन्होंने जो तथ्य दिए, बॉम्बे जी जो ब्लास्ट हुआ, उन्होंने जो साक्ष्य दिए, तो ये सामने आया कि वो बनाए गए थे। साक्ष्य सबूत जो है, एक होते सबूत होते हैं, दूसरा है कि मतलब बनाते, अभी बनाते मतलब इंडिया में जब है तो बनाते ही होंगे। दूसरी जी जी। तरफ दूसरी केस में हम देखते हैं कि सबूत है पर वो सबूत ही नहीं है। हाँ। ये दोनों जो चीज घटित हुई, यहाँ पे सबूत नहीं थे लेकिन सबूत लाए, और जहाँ पे 1000 से अधिक सबूत थे, वहाँ पे हम्म उन सबूतों को डिनाई किया गया और उसके आधार पर अभी जजमेंट भी आया। और बहुत लोग जो हम्म ऐसा सोचते हैं, बहुत सस्पिशियस है। तो हमें शॉर्टकट हम्म। में समझाइए सर, शॉर्टकट में समझाइए कि शॉर्टकट में मैं ये ये बताना चाहूंगा, जी जी हाँ। जी। हाँ बताइए, तो क्या पूछना चाह रहा हूँ सबूत के बारे में, थोड़ा और तो क्लियर कर दीजिए, मैं आपको बता तो देता हूँ। इस देश में मतलब नागरिकों के लिए समान कानून है, ये सब बोलते हैं कि एक वोट एक मूल्य, तो फिर ये सारी चीजें कहाँ गई भारतीय संविधान की? जी, जी जी। देखिए क्या होता है, भारतीय संविधान के मुताबिक जो डिफेंस होता है, बचाव होता है, जी, वो अपना काम करता है। राव साल को भी डिफेंस जो पर्सन है
कोई भी प्रोसिक्यूशन जो है, अभियोजन जो पक्ष है, जी, वो किस मामले को किस हद तक बनाता है और कैसे साबित करता है, उसके ऊपर भार होता है। तो उस केस में आप देखेंगे, आफ्टर ऑल उसका निचोड़ आपको बता देता हूं कि वहां कितने मारे गए, क्या हुआ, वो बात का मामला है। जी, लेकिन किसने मारा, क्यों मारा, कब मारा, ये अलग मामला है। वहां पर आपको एक एकदम इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं। पूरे घटनाक्रम में जो चार्जशीट पेश किए थे चालान, उस चालान में आप लोग शायद नॉलेज में है कि नहीं है, उसमें एक बात आई थी कि जो आरडीएक्स बरामद किए गए थे, जी, वो आरडीएक्स में जितने आरोपी बनाए गए थे 12 थे, उसमें एक का डेथ हो गया। जी, उसमें से बताया गया था कि एक के पास से सिर्फ बरामद हुआ था, जी, जो जब्ती पुलिस ने बनाया था। तो एक के पास से बरामद हुआ, तो बाकी लोग क्या तमाशा देख रहे थे? तो बाकी 12 को आप कैसे अरेस्ट किए? जी, वो संलिप्त, देखिए, छोटा छोटा पॉइंट बता रहा हूं जो कितना बड़ा षड्यंत्र का रूप दिखता है। भाई अगर 12-13 लोग सब मिलके मारे हैं, क्योंकि वहां पर 1000 से ऊपर जाने गई थी, अगर ऐसा पूरा पर जोड़ेंगे आफ्टर ऑल तो 12-13 ब्लास्ट में, तो यहाँ पर एक से बरामद हुआ, इसका मतलब कहीं न कहीं आपकी जांच एजेंसी उसमें फेल है। आपने सही सबूत इकट्ठा नहीं किए थे, और कुछ उसमें तथाकथित, उसको आप आरोपी बनाए थे, उसको हम तथाकथित बेकसूर भी कह सकते हैं। तो जी, इनको ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया। साफ दिखता है 13 लोगों को पकड़ के आप 20 साल सजा देते हैं, उसमें मात्र एक आदमी से बरामद बता रहे हैं, तो इससे क्या मतलब होता है? तो आगे जो कोर्ट है, उस कोर्ट ने इस चीज को देखा बारीकी से। देखो नीचे जो कोर्ट है, एक होता है ट्रायल, होता है मजिस्ट्रेट के यहाँ, मजिस्ट्रेट फिर उसको कमिट करता है सेशन को। तो जी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने देखा कि इन तमाम होने के बावजूद भी उन्होंने कहा कि नहीं, कहीं न कहीं कोई लिंक मिलता है, वो उसको थोड़ा सा शक चाहिए। जी, 99% अगर आपके फेवर में, तो भी आप नहीं बचेंगे। हम लोग जिला कोर्ट में देखते हैं 1% मुश्किल से वहां पर बच पाते हैं मुलजिम, नहीं तो सजा उनको होती है। अक्सर उसकी अपील जब हम हाई कोर्ट में करते हैं, या हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तब वो बारीकी चीज पर वहां पर उसका इंटरप्रिटेशन होता है। उसको फिर देखा जाता है कि किस मुद्दे पर इसको हम जमानत दें, या किस मुद्दे पर हम उनको बरी करें। तो आफ्टर ऑल वहां के मैटर में आप देखेंगे, हाई कोर्ट ने पाया कि भाई यहाँ पर मुलजिम आप सबको बनाए हो, और एक जने से आप आरडीएक्स बरामद करते हो, तो बाकी लोग क्या बाराती बन के गए थे? तो कुल मिलाकर उन्होंने देखा कि आपने गलत जांच किया है, इसलिए उस शक का उसको फायदा मिला, और बहुत बेहतरीन तरीके से उनको बरी किया गया। वो अपने जगह बिल्कुल क्लियर था जो जी, जजमेंट आया है। अब उसके हिसाब से लोग बरी हुए हैं, तो भले उनको इंसाफ मिलने में देर हुआ, लेकिन इससे ये तो साबित हो गया कि बहुत ही तरीके से षड्यंत्र पूर्वक आज मूल निवासी समाज के खिलाफ यहाँ पर जो कार्रवाई हो रही है जगह जगह, वो बहुत ही प्रायोजित हो रहा है, प्लानिंग के तहत हो रहा है। और इसीलिए हम लोग आए दिन उसके बचाव में यहाँ खड़े होते जी, हैं कि हम शासन पक्ष हम ने गलत आपको किया है, इसी तभी हम सिलसिले में मुलजिम को अगला बचा पाए। सवाल लेंगे सर, लेकिन बाकी के मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी अभी मोहम्मद सिद्दीकी साहब जो है, वो भी हमसे जुड़े हुए हैं। स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, जी। तो हमारी जो बहन यहाँ पे आपा जो जुड़ी है, उनसे हम बात करना चाहते। ऐसा कहते हैं कि इस्लाम के कॉन्सेप्ट में, मतलब भारत में जो नैरेटिव सेट किया गया मैडम, कि महिलाएं जो है वो बहुत कम काम करती है, सामाजिक आंदोलन में बहुत कम आती हैं, और आप तो इस सामाजिक आंदोलन में दिख रही हैं। तो मतलब आप बताइए कि आपको रोका जाता है या बहुत अप्रिशिएट किया जाता है? जी, धन्यवाद, शुक्रिया। देखिए, मुस्लिम महिलाओं की अगर ज़िक्र करें आप, जी, तो मुस्लिम महिलाओं को एप्रिशिएट किया जाता है और रोका जाता है। ये 2 सवाल आपके हैं। जी, अ, मुस्लिम महिलाओं का अगर वाक़ई इस्लाम से के नज़रिए से अगर देखा जाए और इस्लाम के दृष्टिकोण से अगर मुस्लिम महिलाओं के बारे में बात की जाए, तो मुस्लिम महिलाओं को इस्लाम में जितनी आज़ादी मिली है, शायद किसी और धर्म में मिली होगी। क्योंकि जी। मुस्लिम महिलाओं को पर वो हमको ये इज़्ज़त, वो बात मालूम ही सम्मान। नहीं है मैडम, हमको पता ही नहीं है। हमारा नैरेटिव सेट है कि आप लोग जो है वो बाहर सामाजिक आंदोलन नहीं चलाते। हमारा नैरेटिव सेट है। जी, बोलिए। नहीं, वो नैरेटिव सेट कर दिया गया है। वो जी, कर दिया गया है कुछ सियासतदानों के वजह के तरफ से, और कुछ जो धार्मिक गुरु होते हैं,
हर धर्म में धार्मिक गुरु होते हैं, ऐसा नहीं जी है कि सिर्फ इस्लाम में होते हैं, सभी धर्म में होते हैं। तो वो धार्मिक गुरु जो है वो अपने अपने दुकानदारी चलाने के कारण के वजह से जो इस नेगेटिव को प्रचार प्रसार किए हैं वो दुखद है। जी इस्लाम ही वो ऐसा धर्म है, इस्लाम ही एक ऐसा मजहब है जहां औरतों को बराबरी का हक दिया गया है। जी आप सिर्फ तालीम से, शिक्षा से, एजुकेशन से इस पे बात नहीं कर सकती हैं। यहाँ तक इस्लाम में आजादी है कि आपको अगर अपनी शादी करनी है तो आपको अपने मनपसंद लड़के से आप शादी कर सकती हैं। जी ये इस्लाम देता है, ये किसी और धर्म में नहीं दिया। आपने देखा होगा और धर्मों को हम लोगों ने पढ़ा है, और धर्मों में सती प्रथा होता था, बच्चियों को पैदा जन्म लेने से पहले ही उनके गर्भ में ही उनको मार दिया जाता था। लेकिन एक इस्लाम ऐसा धर्म है जहां औरतों की इतनी इज्जत, इतना आला मुकाम दिया गया है। लेकिन आपने सही सवाल किया है, बहुत दुख की बात है, बहुत ज्यादा अफसोस की बात है कि दो लोगों ने औरतों को बिल्कुल पीछे ढकेल दिया है। जी इसमें कहीं दो राय, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। एक मैं भी औरत हूँ, एक मुस्लिम परिवार से आती हूँ। जी लेकिन आपको मैं बता दूं कि मेरा ये चौथा पीढ़ी है जो ग्रेजुएशन महिलाएं कर रही हैं, सर्विस कर रही हैं। जी ये भी मैं आपको बताती चलूं। तो यहाँ पे वो बात आती है कि पुरुष जो है वो किस ख्याल के हैं आपके, किस जी सोच के आपके परिवार के लोग हैं, उस पे मुनहसर करता है। और फिर समाज आपका किस तरह से सोचता है, मतलब ये पुरुष डिपेंड की करता है। मानसिकता और इस्लाम दोनों अलग अलग हो जाते। अगर पुरुष की मानसिकता इस्लाम की तरफ रहेगी तो वो एक खातून को अप्रिशिएट करेगा। अगर उसकी एकदम एकदम यानी उसकी मानसिकता अगर वो पुरुष प्रधान है, पुरुषी अहंकार है, तो वो उसको मतलब पीछे ढकेलने का या इस्लाम का सहारा लेके लेडीज को मतलब उसकी जो अधिकार है उसको अधिकार वंचित करने का काम खुद ही मुस्लिम समाज का आदमी करेगा। जी हाँ, एकदम एकदम एकदम, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मैं स्पष्ट ये बात करती हूँ, आज मैं 4 लोग पैनल में यहाँ बैठे हुए हैं तो मैं बोल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मैं मंच से भी ये बात कहती हूँ कि जी औरतों के हकूक को अगर कोई छीना है तो क्या बोलेंगे, पितृ समाज जो है, जो मर्दों का जो समाज है वो छीना। इस्लाम यहाँ कहीं नहीं आता है, लेकिन इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। आप देख लीजिए, मैं थोड़ा सा इससे अलग हट के बात करती हूँ। इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ दिया गया। आप ये बताइए कि इस्लाम में साफ साफ कुरान में लिखा है कि आप एक जानवर को भी नहीं मार सकते, एक चींटी को भी नहीं मार सकते बेवजह, अगर आपको नुकसान नहीं कर रही है तो। जी इस्लाम में साफ शब्दों में लिखा हुआ है ये। लेकिन उसको उसको क्या किया गया है कि उसको आतंकवाद से जोड़ दिया गया है। जी तो किसने जोड़ा इसको? ये जी तो कुर्सी पे जो बैठे हैं, सत्ता पे जो बैठे हैं, ये अपने स्वार्थ के वजह से जोड़े हैं ना। जी आप इस्लाम भाईचारगी का संदेश देता है, इस्लाम एक दूसरे को गले मिलाने का संदेश देता है। इस्लाम कहीं धर्म का बात नहीं करता। इस्लाम पड़ोसी, अगर आपका पड़ोसी गैर मुस्लिम है, आपका पड़ोसी आदिवासी है, कोई भी किसी भी धर्म का, अगर इस्लाम का नहीं है, लेकिन अगर आप का मतलब बहुत अच्छे परिवार से आ रहे हैं, संपन्न परिवार से आ रहे हैं, तो आप, अगर आपका पड़ोसी गरीब है, वो किसी भी धर्म का, किसी भी जात का हो, तो इस्लाम ये साफ साफ कहता है कि आप पहले अपने पड़ोसी को देखिए, जी उसके खाने को देखिए, उसके यहाँ खाना बन रहा है कि नहीं बन रहा, उसके बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, या कौन सी और कमी उनके यहाँ, पहले उनको देखिए। इस्लाम साफ साफ कहता है। हमारे यहाँ 2-3 बैठे हुए हैं हमारे सीनियर भाई, और 2 के सर पे एक वकील साहब हैं और एक सिद्दीकी साहब है, इनके सर पे टोपी है। आप जी पूछ लीजिए कि अगर मैं इस्लाम के बारे में एक अल्फाज भी गलत बोल रही हूँ तो। जी जी लेकिन इस्लाम को बर्बाद करने में एकदम सही है कि कहीं ना कहीं अपने लोग भी हैं और सियासत भी है। जी आप ये देखिए ना, आजादी की लड़ाई किसने शुरू की, जी किसने अंग्रेजों के सामने शहादत दिया, जी किसने इस मुल्क के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। जी लेकिन आज हम कहाँ हैं? आज भी देख लीजिए, मूलवासी में अभी मेरे बड़े भाई ने कहा कि हम लोग 22-25 लाख मतलब करोड़ की आबादी है हमारी, और हम कहाँ हैं ना, आपका हम हमको मतलब सियासत में है
वो मतलब गैरों से क्या शिकायत करे जब अपने ही लोग जो है अगर हाँ, उन्होंने दोनों दोनों जी दोनों बराबर है मैडम, दोनों बराबर है, अपने भी बराबर है इसमें, अपने भी, मैं बार बार बोली हूँ कि दुकानदारी अपनी चलाने की वजह से जी मुसलमान को, औरतों की बात मैं बाद में करूंगी, पूरे मुसलमान कौम को बर्बाद कर दिया है और फिर औरतों को बर्बाद कर दिया है। जी आएंगे इस्लाम में आएंगे साफ मैडम साफ आपके तरफ, आपसे मतलब और भी कुछ बहुत कुछ जानना भी है। एक एक चीज मैं अभी बोलते हुए फिर आप मेरे को खामोश करेंगी। इस्लाम में सबसे पहला वर्ड कुरान में है इकरा। जी इकरा का माने होता है तालीम। जी उसमें कहीं नहीं है, कुरान में ये इंडिकेट कहीं नहीं करता है कि इकरा तालीम हासिल करने के लिए सिर्फ मर्द ही बाहर जा सकते हैं। जी आप समझ जाइए, इससे से इशारा आप समझ जाइए जी कि कहाँ है हम। जैसे पैगंबर साहब के वक्त में और उन्होंने, जितना मैं तो सोशली जानती हूँ उनको और मैं सोशली मानती हूँ, क्योंकि जो उन्होंने किया तो उन्होंने कहा था कि ऐसा समाज कि जहाँ पे जो औरत है, जो खातून है, वो रात के 2 बजे भी बिजनेस करती हो और रात के 2 बजे भी घर लौटती हो, तो उसकी इज्जत और आबरू जो है सही सलामत रहे। इसका एकदम मतलब एकदम उन्होंने जो अभी बात करेंगे अजीज भाईजान से, फिर हम आएंगे सिद्दीकी साहब के तरफ। सर, जब ये सामाजिक ढांचा, क्योंकि अगर आप किसी लेडीज को बचाना चाहते हो तो पुरुष की जो व्यवस्था है वो जब तक सही नहीं होगी, क्या रात को 2 बजे तक औरत अपनी इज्जत और आबरू लेकर घर पे आ सकती है? जी अजीज भाईजान। जी धन्यवाद मैडम। आपका और आपके चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आवाज़ आ रही है? जी 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 अभी जो हमारे बहन यास्मीन लाल जी ने जो बातें रखी है महिलाओं के संदर्भ में, इस्लाम महिलाओं को कितनी आज़ादी देता है, जी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से ये पता चलता है, इस्लाम की पूरी कुरान के हदीस और रोशनी में ये पता चलता है कि इस्लाम को प्रस्तापित करने के लिए, न्याय का जो धर्म स्थापित करने के लिए, न्याय की बात करने के लिए सबसे पहले अगर किसी ने कुर्बानी दी है तो वो महिला ने दी है। जी यहाँ पे इस मीटिंग में हमारे साथ में इस कार्यक्रम में हाफिज मोहम्मद सिद्दीक साहब, जो हाफिज हैं, कुरान को अच्छी तरह से जानते हैं, जी उनको ये बातें ज़्यादा पता है कि महिला ने सबसे पहले इंसाफ को कायम करने के लिए अपनी जान दी थी। जी और महिलाओं का दर्जा कुरान में और इस्लाम में इस तरह से बताया गया है, और इस्लाम को इस तरह से भारत में और दुनिया भर में पेश किया गया है, तो सारी बातें आपके सामने आई है। महिलाओं को ना शिक्षा के लिए रोक लगाई गई है, महिलाओं को ना आज़ादी के लिए रोक लगाई गई है। जो संविधान में पिटिशन है, संविधान में जो बातें बाबा साहेब अम्बेडकर ने रखी है, बहुत सारे बातें उन्होंने कुरान से भी ली है। जी जैसे कि महिलाओं को अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा देने का जो संविधान कहता है, वो कुरान में ऑलरेडी लिखा है। जी जो पिता अपने लड़की को अपने प्रॉपर्टी में से अपना हक देता है और सबसे बेहतर शादी करके देता है, वो आला दर्जे का पिता है और उसके लिए जन्नत फिक्स है। जी इतनी बड़ी बात कुरान से साबित हुई है कि महिलाओं का कितना बड़ा दर्जा इस्लाम में बताया गया है। जी लेकिन ब्राह्मणवादी लोगों ने, भारत में ब्राह्मणवादी लोगों ने और दुनिया भर में यहूदी लोगों ने इस्लाम को गलत तरीके से पेश किया और ऐसा बताने की साजिश की गई कि महिलाओं को इस्लाम में शोषण किया जाता है, जी महिलाओं को पर्दे के पीछे रखा जाता है। जी पर्दे के पीछे यानी कि महिलाओं को अपने सर पर ढकने का अर्थ यह है कि महिला महिला कोई अबला नहीं है, अबला नारी नहीं है। एक रीति रिवाज है, एक रूढ़ी है जिसको महिलाओं का पोशाक बनाया गया है, उसको कोई बंदिश रखी नहीं गई है। हम तो इस पर मतलब जो हमारा यूट्यूब चैनल है, हम किसी के भी पहनावे के ऊपर, क्योंकि जिससे समाज का सही गलत वाला कोई इंटेंशन, यानी मतलब उससे सरोकारी नहीं है।
आप बुरखे में भी आती तो भी हम बातचीत करते, क्योंकि हमारा डायलॉग होना ज़रूरी है। आपने बुरखा पहना कि नहीं पहना ये हमारा कोई सरोकार नहीं है। आपको अच्छा लगता है, जैसे हमें जो कपड़ा पहनना अच्छा लगता है और संविधान ने हमको जो आज़ादी दी है। मेन चीज़ आपने जो बताई कि संविधान में बहुत सारी चीज़ ली है। आपका जो मेहर है, सिद्दीकी जी साहब से जी। तरफ आते हैं, जो आपका मेहर है, आज जो पोडगी बोलते, शायद महाराष्ट्रियन लैंग्वेज में उसको पोडगी बोलते, बिल्कुल बिल्कुल। कि वो होना या ये देना बहुत अनिवार्य है। लेकिन देखिए, दो इंसान हमेशा एक साथ रहेंगे ऐसा भी नहीं हो सकता। एक साथ रहना है कि नहीं रहना है, ये आज़ादी उनको दी भी है, और उसके साथ उसके निर्वाहन के लिए मेहर पहले से निर्धारित किया हुआ है। फिर भी सिद्दीकी साहब, जब भी हमेशा हमने मौलानाओं को डिबेट में देखा है, उन मौलानाओं ने हमेशा बुरखा की बात की। उन्होंने कहा महिलाएं बुरखा में नहीं रहती, इसीलिए ये समाज की जो अधोगति हो रही है। उन्होंने कहा जो मतलब कुरान में लिखा हुआ है, शरीयत में लिखा हुआ है, हम लोग फॉलो नहीं करते। लेकिन इस चीज़ों को इंटरप्रेट नहीं किया गया सही तरीके से। क्या इसमें मोहम्मद सिद्दीकी साहब कम पड़े अच्छे से इस्लाम को इंटरप्रेट करने में? जी जी धन्यवाद आपका। बात असल यूं है कि कुरान में पर्दे का हुक्म है, ये हुक्म नहीं है कि कोई बुर्का हो। जी अब वो सवाल ये है कि एजाज भाई अपना पर्दा, माइक बंद कर ले, एजाज भाई। पर्दा यानी लिबास ऐसा हो जिससे दूसरे कोई अट्रैक्शन ना हो। लेकिन वजह यह है यहाँ पर कि हमारे जो कुछ लोगों ने ऐसा कर दिया कि उस एक पर्टिकुलर एक बेस में सब सारे मुसलमानों को जो है, मतलब एक क्या कहते हैं कि उसको, कि एक उसकी एक पहचान बना दी गई कि बस यही जो है आपका जो है ऐसा ही इस्लाम है और ऐसा ही उसका रीति रिवाज है, यही पहनना है। इस्लाम में ऐसा नहीं है कि ये कोई कपड़े का कोई जिक्र नहीं है, पर्दे का जिक्र है। महिलाएं पर्दा कर सकती है, पर्दे का हुक्म है। जी ये कोई बुर्का या हिजाब, ये इसका जिक्र नहीं है। ये उन्होंने इस्लाम को अपने अपने फायदे के लिए इंटरप्रेट एनालाइज करके जो है उसको जो है समाज के सामने पेश किया है, और हमारे दिमाग में जो है, मुआशरे के दिमाग में जो है उसको जो है बिठा दिया है कि बस यही इस्लाम है, ऐसा ही इस्लाम है। पर इस उसकी वजह से वजह जो से है, तो हमारा दिमाग खराब किया ना सर। जी 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 जी, तो अभी तो डायलॉग हो रही है, जी तो आस्ते आस्ते रहस्य जो बहुत सारी चीजें हैं उससे पर्दा हटेगा। जी आप कह रहे हैं कि पर्दा बताया गया है। मैं मैडम से अभी दोबारा उनके साथ मतलब लेना, क्योंकि जो सब्जेक्ट चल रहा है उसको मुझे लगता है कंटिन्यू करना चाहिए। जो बात मतलब पैगंबर साहब ने बोली है, अभी सर ने जो बात बोली, मैं उससे आधी सहमत हूँ सर। कि मतलब औरत ने उसको देखना चाहिए या पर्दा करना चाहिए। पर मोहम्मद साहब की जो बात है वो कह रहे हैं कि उसकी इज्जत और आबरू 2 बजे भी रात को आए तो मतलब ऐसी रहनी चाहिए कि उसको कोई धक्का ना लगे। तो ये डिपेंड सिर्फ और सिर्फ महिलाओं पे होगा या समाज पे होगा मैडम? जी बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैम अगर अगर कोई भी हम बात हो तो मैं भी आलिम मौलिम हूँ, जी वकील होने के साथ साथ मैं मौलाना भी हूँ। किसी भी किस्म का कोई सवाल आप मुझसे भी कर सकते हैं आप, जी जी है जी ना? जी 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 तो सवाल आपका बड़ा अच्छा है, और वो ये है कि जैसे हमारे बड़े भाई ने कहा कि इस्लाम में पर्दा इंडिकेट करता है कुरान से साफ साफ कि पर्दा,
जी, पर्दा वो आपका किसी भी तरह का हो सकता है। आप एक दुपट्टा 2.5 मीटर का ओढ़ती हैं, उसको पूरे सर से पूरे बदन को अपने ढक सकती हैं, वो भी पर्दा है। जी, आप कपड़े को हिजाब मतलब एक तहज़ीब के दायरे में पहन सकती हैं, वो भी एक पर्दा है। जी, और पर्दा सबसे बड़ा चीज़ इंडिकेट करता है मेरी और मैं और अपनी बहनों को भी ये बताना चाहूँगी कि पर्दा जो है वो नज़र का सबसे ज़्यादा होना चाहिए। जी, आँखों में जो पर्दा है, वो पर्दा ज़्यादा मायने रखता है। जी, आप एक चीज़ देखिए मैडम, आज जो ये 14 के बाद या मतलब ये जो आधुनिकता का जो लबादा हम लोगों ने ओढ़ लिया है, पश्चिमी तहज़ीब को हम लोगों ने अपने ऊपर जो लादने की कोशिश की है, हम अपने संस्कृति से, अपनी तहज़ीब से पूरी तरह से कट गए हैं। जी, हम आधुनिकता के नाम पे नंगे हो गए हैं। मेरी बात को थोड़ी-सी विस्तार से मैं इस पे जानना चाहूँगी। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, तो मैं थोड़ा-सा मतलब समय भी लूँगी आपसे कि ये जो आधुनिकता का जो ढोंग ज रच करके और हमारी बच्चियों को जो नंगा कर दिया गया है, ये ज बेपर्दा है और जिसकी वजह से हमारी बच्चियाँ, हमारी बहनें हवस का शिकार हो रही हैं। आप फ़िल्म क्या था? किसी ज़माने में हम लोग सुनते आ रहे थे बचपन से कि फ़िल्म जो है वो समाज का आईना होता है। किताब जो है, जो अफ़साना का किताब हो, नावल का किताब हो या किसी तरह का भी किताब लिखा हो, वो समाज का आईना होता है। हमारा समाज कैसा है हम उसको मतलब अपने कलमबंद करते हैं। हम उसी को पर्दे पे उतारते हैं कि हमारा समाज क्या है, हमारा समाज कैसे जा रहा है। तो आप पुराने गानों को सुन लीजिए और आज के गानों को सुन लीजिए। जी, तो म क्या है, दुनिया में 2 ही चीज़ है, एक मर्द है, एक औरत है, 2 ही जात है, मेरे जी, हिसाब से। कोई जात, कोई धर्म नहीं है, 2 ही जात है, एक मर्द की जात है, एक औरत की जात है। जी, आपने न पर्दे में औरतों को नंगा कर दिया है। अब वो नंगापन जाकर के सड़कों पे वहाँ तो कोई कुछ नहीं कर सकता, ये दिमाग में शैतानी फ़ितरत जो है, दिमाग में होता है। जी, दिमाग में पलता बढ़ता है वो और जब सड़क पे निकलते हैं उसी गंदे सोच के लोग तो मासूम बहनों को देखते हैं कि वो चाहे जिस है इसमें हो छोटी गोद की बच्ची आप तो जब बोलती हूँ मैं तो मेरा रोंगटा कांपता है और आंखों से आंसू नहीं खून बहता है 6 महीने की 3 महीने की मासूम बच्चियों को हवस का शिकार तो बनाया आप जा रहा है कैसे बोल क्या है सकते हैं मैडम कि उन्होंने छोटे कपड़े पहने थे? आप कैसे बोल सकते नंगापन हैं? नंगापन नंगापन देखिए भारत जो है जी, वो एक संस्कृति और एक तहज़ीब का मुल्क रहा है। जी, हमने दुनिया को तहज़ीब सिखाया है। ये आप पढ़ लीजिए, ये इतिहास गवाह है कि भारत दुनिया को तहज़ीब सिखाया है और आज भारत नंगा हो गया है। जी, तो भारत जब नंगा हो गया तो माँ-बहनों पे आँच आ रही है ना, हमारी मासूम बच्चियों पे आ रही है। तो पर्दा कहीं से गलत नहीं है। इस्लाम अगर पर्दे की इजाज़त देता आपको पता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेगम थी मतलब उनकी जो अहलिया थी, वो बिज़नेसमैन थी। जी, तो आप बताइए कैसे वो बिज़नेस करती थी? बिज़नेस करती थी, तिजारत करती थी वो, उर्दू में तिजारत बोला जाता है बिज़नेस को, तो कैसे करती थी वो? जी, इस चीज़ को समझना पड़ेगा ना, तो इस्लाम को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है, ये जो यहूदी और कुछ अपने ही लोग हमारे यहाँ, इस्लाम को पूरी तरह से बर्बाद करें। अगर हम इस्लाम के नक्शे कदम पे चलेंगे, हम चलना चाहते हैं, तो बाल भी किसी का बांका नहीं हो सकता है मैडम। जी, डंके की चोट पे ये बात है, लेकिन हम इस्लाम को मानते नहीं, हम इस्लाम को कहाँ छोड़ दिए हैं, हम सिर्फ 5 वक़्त के नमाज़ तक को इस्लाम बोलते हैं। जी, हम मस्जिद बना रहे हैं, हम इस्लाम कर जान रहे हैं। जी, इस्लाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कोई सामाजिक सुधारक जन्म नहीं लिया है और ना लेगा। जी। कोई नहीं इसी लिया बात है को किसी भी कुरैशी साहब ने बोला कि हम भी मतलब ताल्लुक रखते हैं, मौलवी भी है। तो सर मैं जो है इस जवाब को जितना ढूंढ रही हूँ मुझे जवाब नहीं मिला। शायद आप लोग मेरे सवाल को समझे होंगे। उन्होंने कहा था, मैं रिपीट कर रही हूँ, उन्होंने कहा था रात को 2 बजे भी औरत आती है तो उसकी इज्जत और आबरू सलामत रहनी चाहिए। जी, बोलिए।
कुरैशी साहब। जी जी, माफ करें, मैं क्लाइंट एक आ गया तो हाँ, थोड़ा सर, हाँ जी, क्या बोले सर, सवाल एक बार रिपीट करें। जी, पैगंबर साहब की जो चाहत थी कि जो महिलाएं हैं, जो खवातीन हैं, अगर वो बिजनेसमैन भी है और बिजनेस करते वक्त वो रात को 2 बजे भी घर लौटती है, तो उसकी जो इज्जत और आबरू है वो सही सलामत रहनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, इस्लाम ने जो प्रोटेक्शन औरतों को दिया है, जो सुरक्षा दिया है, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी ने नहीं दिया है। सबसे पहले बात आप रख लीजिए, कोई जी लड़की बुर्का पहन के चल गई वही प्रोटेक्शन नहीं है। जी प्रोटेक्शन के माने क्या होता है, अगर मैं आपके साथ देखूं, एक बार मैं आपको देख सकता हूं, डायरेक्ट नजर मिला के, जी उसको धोखे से कहिए, लेकिन जानबूझ के मैं आपको देखने लगूं, ये पर्दे के खिलाफ है। तो औरत अगर कहीं पर्दे लिबास में रहती है तो ऐसी मर्द के लिए है, दोबारा मैं आपके साथ नजर नहीं मिलाऊं, मैं नजर झुकी करके चलूं, ये मर्द का पर्दा है, तो दैट्स ऑटोमेटिक द औरत पॉइंट। प्रोटेक्शन में आ गई। जी समझ रहे हैं आप? जी इसलिए आप पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि 2 बजे भी माँ बेटियां अगर चल रही हैं और तुम उसको एक बार धोखे से देख लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन दोबारा उसको जानबूझ करके तुम ना देखो, तुम नजर नीची करके चलो, ये तुम्हारा पर्दा हो गया। और औरत को कहा गया कि औरत भी अपने लिबास और जिस्मों को इस तरीके से लेके चले कि मर्द दोबारा उसको देखने की कोशिश ना करे, ये औरत का पर्दा हो गया। दोनों के लिए बताया गया है, पर्दा सिर्फ औरत के लिए नहीं है कि सिर्फ वो नकाब डोर के चली गई तो पर्दा हो गया, मर्द के लिए जो मैंने अभी आपको मिसाल बताया। अब बताइए कितने बारीक चीज आपने कहा है कि आप एक बार देख लिए ठीक है, लेकिन दोबारा उनको घूर करके या बदनजरी से ना देखें, आप नजर नजर नीची करके चलें, आपका नजरों का पर्दा हो गया। तो पर्दा दोनों के लिए लाजिम है। तो इस्लाम ने जो कॉन्सेप्ट दिया है इतना जबरदस्त है कि आप 2 बजे की बात कहते हैं, किसी भी वक्त कहीं पर भी औरत प्रोटेक्शन में रहेगी, अगर कहीं हर मर्द इस कानून को अगर फॉलो कर ले, जी ऑल ओवर वर्ल्ड। आपका 75% तो मुझे जम गया सर आंसर। हम और कोई तंबोली ऑब्जेक्शन पूछिए जी उसको मैं क्लियर कर जी लूंगा, तंबोली साहब इस से भी क्वेश्चन और लेते को हैं, क्लियर ठीक है। रखने पर। जी जी तंबोली साहब से भी ले लेते हैं। जी हाँ, तो मैं इसमें और क्लियर कर दूंगा। जी जी, जी आपका स्पीकर। हाँ एडवोकेट शाकिर कुरैशी साहब ने जो जवाब दिया है जी ये 100% सही जवाब है। और आपने जो 70% मुतमईन हुए हैं, समाधान हुए 70%, 30% बचा हुआ है, जी उसके लिए देश की सरकार, देश का संविधान, जो संविधान बनाया गया है महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए, और देश की जो सरकारें चल रही है, सरकारों की भी जिम्मेदारी बनती है महिलाओं के सुरक्षा के महिलाओं की सुरक्षा के लिए। सरकारों की भी जिम्मेदारी बनती है, जो संविधान ने प्रोटेक्शन दिया है ऑलरेडी। जी जैसे कि शाकिर कुरैशी साहब ने कहा, पर्दा केवल औरतों के लिए नहीं मर्दों के लिए भी है। उसी तरह सरकारों की भी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि महिलाओं को प्रोटेक्शन किस तरह से दिया जाए। जी अब ये ये संविधानिक 85% हो गया। अभी आप सब लोग यहाँ पर पैनल पे जितने भी लोग बैठे हैं और वो एक संगठन चलाते और समाज में काम भी करते, तो मैं तो इतना मतलब पैगंबर साहब को इतना आपकी इतना पढ़ी भी नहीं हूँ ना, मैं जानती हूँ और मैं भी सोशल मूवमेंट के तरफ देखती हूँ। तो मेरे नज़रिए से मैं इस पर बात रखना चाहती हूँ कि मेरे नज़रिए से पैगंबर साहब ने सोशल सिस्टम को बनाने की बात की। पूरे दुनिया का सोशल सिस्टम जो है अगर ऐसा होता है तो फिर कोई भी रात के 2 बजे रहे या दोपहर के 2 बजे रहे, किसी भी औरत की इज्जत और आबरू को धोखा नहीं होगा। क्या इसके लिए इस्लाम के लोग काम कर रहे, ये आज का सवाल है। जी यास्मीन जी बोलिए। इसलिए मैंने कहा जी था आप कुरैशी साहब की मैं 75% फिर तंबोली जी से 90%। अगर मैं गलत हूँ तो आप बताइए जब मैं आपके पास आऊंगी। जी जी अभी यास्मीन हम 100% आपसे कन्विंस करेंगे, हमें सभी साहब जवाब देंगे, उसके बाद जो बच जाएगा फिर से उस क्वेश्चन को आप मुझसे करेंगे, और इंशाल्लाह आपको हम 100% आज हम इसका जवाब देंगे, उसके बाद ही आपके इत्मीनान करके छोड़ेंगे। ठीक है मैम, शुक्रिया। जी जी आपने वो सवाल किया कि सोशल, जी एकदम बहुत सही जवाब है। आपका सवाल है कि सब जब तक सोशल इन्वायरमेंट ऐसा नहीं बनेगा,
सोशल इन्वायरमेंट का मतलब है कि जब तक हम आप सारे लोग जो भी समाज में रहते हैं, जो भी मनुष्य हैं, आदमी हैं, वो सब इस सिस्टम को फॉलो करें तभी होगा। तो फॉलो क्यों नहीं किया जा रहा है, ये भी एक सवाल फिर बनता है कि हम फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं। कुरैशी साहब भी जान रहे हैं, हमारे मोहम्मद भाई क्या है, मैं नाम थोड़ा सा ये हो रही हूँ, सिद्दीकी तंबोली साहब है सिद्दीकी जी। भाई भी जान रहे हैं, एजाज भाई भी जान रहे हैं, मैं भी जान रही हूँ, और 10% आप भी जान रही हूँ। जी तो यहाँ जो हम लोग 5 लोग हैं, ये भी एक सोशल फॉर्म है। जी तो हम लोग अगर इस सोशल फॉर्म को फॉलो करें तो 5 से 10, 10 से 15 होगा। लेकिन क्या यहाँ हो रहा है, यहाँ जो मुद्दा बना दिया गया है, यहाँ किसी के मजहब से अच्छी बातों को लिया नहीं जा रहा है, यहाँ किसी के धर्म से जो गुड वर्ड जा रहा है, जो गुड बातें जा रही है, अच्छी बातें जा रही है, उसको कैच नहीं किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ गलत बातों को प्रचार किया जा रहा है, गलत बातों का धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे प्रचार प्रसार किया जा रहा है, और उसको एकदम हवा में, अभी के माहौल में हवा में ये जहर बन के चल रहा है। मैडम, आप कहाँ सांस ले पाएगी, आप कैसे फ्रेशनेस का सांस लेंगी, हमको ये बताइए। जी ऑक्सीजन कहीं नहीं है, जी ऑक्सीजन कहीं नहीं है। मैं क्यों सिद्दीकी बता, साहब से एक हम बच्चा, पूछना चाहते हैं, जैसे आपने एक बोला। बच्चा, मेरी एक बात थोड़ी सी कंप्लीट नहीं हुई, एक बच्चा जब माँ के पेट से जन्म लेता है, तो हमारे यहाँ नहीं, सबके यहाँ ये कहा गया है कि बच्चे का पहला मख्तब माँ का गोद होता है, जी माँ का गोद होता है। अगर हम उसी गोद से मर्द और औरत, जो भी बच्ची पैदा हो रही है या बच्चा पैदा हो रहा हो, उसको जब हम ये तालीम देने लगे कि बच्चा तुम जैसे बड़े होगे, जैसे जैसे बड़े होगे, जैसे घर से तुम बाहर निकलोगे, जवान होगे, तो जितनी भी लड़कियां तुमको नजर आएंगी वो सब तुम्हारी बहन है। शादी तो किसी एक से ना होगी मैडम, नहीं, दूसरी शादी भी तो हो सकती है। जी किसी एक से होगी ना। तो उसके अलावा जो समाज में है, चाहे वो किसी धर्म, किसी जात की है, वो तुम्हारी बहन होगी, तुमको उस नजर से देखना है जैसे तुम अपनी बहन को देखते हो। तो ये तालीम आज नहीं दिया जा रहा है मैडम। आज सबके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल का जो नेगेटिव चीज है ना, उसको एब्जॉर्ब हम कर रहे हैं, हम और आप सब कर रहे हैं, और फिर हम बच्चे को भी वही दे रहे हैं। मोबाइल में भी पॉजिटिव चीज बहुत सारी बातें हैं, उसको हम एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, उसको जी हम ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, ना हम अपने समाज को दे पा रहे हैं, ना हम अपने घर को दे पा रहे हैं। सबसे पहले तो हमको अपने घर को देखना पड़ेगा ना। जब हम अपने घर को साफ सुथरा बना लेंगे, विचार, एक बात आता है कि सारी गंदगी विचार है। प्रदूषण के बहुत सारे रूप होते हैं, पॉल्यूशन का बहुत सारा रूप है, एयर पॉल्यूशन है, ध्वनि प्रदूषण है, क्या क्या बहुत सारा है। सबसे महत्वपूर्ण प्रदूषण है विचार प्रदूषण। जी, इस बात से हम सहमत हैं। अगर अगर सिद्दीकी जी आपके जी, ख्यालात क्योंकि साफ नहीं है, आपके टाइम जो विचार है वो साफ नहीं है। लिमिटेड है और सबको बात भी रखनी है, नहीं तो ये कहेंगे कि भाई मैडम ने हमको तो ज़्यादा तवज्जो ही नहीं दी, हम तो सभी से चाहते हम। नहीं, बस जी तालीम आपको दोनों को देना होगा जी मैडम, आप आगे बढ़ा सकती हैं। जी सिद्दीकी साहब, मैडम ने कहा कि भाई ये जो है गलत तरीके का इंटरप्रेट हुआ है, तो ये इंटरप्रेट, अब अगर आप साफ से कहेंगे कि डस मत, ये पॉसिबल है? नहीं है। मतलब जो दुश्मन इंटरप्रेट कर रहा है, उससे आप कितनी भी मिन्नतें कर ले, कितना भी मतलब जैसे चादर चढ़वा ले उनके ऊपर, फिर भी मुझे लगता है कि वो तो वो अपना ही काम करेंगे, लेकिन उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो आप उसके रिप्रेजेंटेटिव हो, तो आपने ये कैसे होने दिया? अगर आप बोल रहे हो कि हम असली मौलाना हैं, हम अच्छे तालीम याफ्ता लोग हैं और हम जो है इस्लाम के ऊपर पूरा हमारा ईमान है, तो ऐसे ईमान वाले लोग कहाँ खोए हुए हैं? जी सर, माइक ऑन कीजिए। जी धन्यवाद आपका। ये सारी चीजों का जवाब जो है, अगर हम माइकल बामशाद का जो डीएनए रिपोर्ट है जी 21 मई 2001 का, अगर उस रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए मैं अपनी बात को रखना चाहूँगा, तो ऐसा कहा जा सकता है कि उस डीएनए के, यानी जो
गैर बराबरी के निज़ाम को चलाने वाले लोग हैं, जी जो गैर बराबरी चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों ने इस्लाम में कन्वर्ट किया और इस्लाम धर्म को अपना करके जो है इस्लाम को रिप्रेजेंटेशन वो गैर बराबरी के तरीके से किया। जी इस वजह से जो है ये चीजें जो है लोगों को समझ में नहीं आ रही है। जो आपको सवाल का जो जवाब नहीं मिल रहा है, अगर हम उस रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए चीजों को अगर सोचेंगे, तज्जिया करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो शायद ऐसा कहा जा सकता है कि बहुत सारे सवालों का जवाब जो है मिल जाएगा। जी आप बोल रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन जिन्होंने किया वो गैर बराबरी मानने वाले लोग इस्लाम के अंदर घुसे, तो ये जब तक कि ये अंदर वाली काफिरियत, हाँ, क्या बोलते उसका बंदोबस्त नहीं होगा कुरैशी साहब, तो हमें क्या दोनों तरफ बंदोबस्त करने की जरूरत है, अंदर बाहर। जी जी, ये इम्पोर्टेंट चीज है आपका। जी आज क्या हो रहा है कि हमारे समाज में बहुत से जो खामियां रह गई हैं जी उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। जी इस्लाम और उसकी जो तालीम है वो तो अथाह समंदर है ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए। अब जी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब यूनिवर्सल मैसेंजर रहे हैं और उनका एक एक जो बात है और कुरान की जो तालीम है, जी कुरान और हदीस, कुरान यानी अल्लाह की बात और हदीस माने पैगंबर ने जो प्रैक्टिकल करके बताया लोगों को, ये जी दोनों चीज इंटरनेशनल, आप इसको कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। इंटरनेशनल लॉ है, इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसको फॉलो कर दिया जाए तो ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी भी समस्याएं हैं सबका समाधान मुमकिन है। लेकिन हाँ, जरूरत इस बात की है कि हम जिम्मेदार लोग जो समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हम इस्लाम के जो स्टूडेंट हैं, हमको चाहिए कि हम खुद उसको प्रैक्टिकल में अमल करें और जन जन तक उस बात को पहुंचाएं। तो उससे क्या है, जो बीच में जो लोग हैं जो गलत फहमी पैदा करके इसका गलत इंटरप्रिटेशन कर देते हैं, जैसे मोहम्मद सिद्दीकी साहब ने जो बताया, तो इस टाइप से अगर गलत पिटिशन इंटरप्रेट करने वाले जो लोग हैं वो खुद किनारे होते जाएंगे। तो जो बेहतर जानकार लोग, उनकी जिम्मेदारी है कि हम उसको बेहतर तरीके से लोगों के बीच में लाएं ताकि उस पर हम खुद अमल पैरा होकर के लोगों को बताएं, तो उनके दिमाग में बात आएगी नहीं ये जो कह रहे हैं वो गलत है, ये जो कह रहे हैं सही है, असली इस्लाम असली तालीम ये है। तो उससे ऑटोमेटिक जितने मेरे भी ख्याल से अभी धीरे धीरे भारत में जितने भी धर्म है, समस्याओं का समाधान होना शुरू हो जाएगा। जी अभी जो जी, आपने हमारी समस्या जिम्मेदारी। आपने जो समस्या बताई, जितने भी मजहब है, जितने भी धर्म है, अभी हम देखते हैं कि सभी में जो मतलब जो लोग समानता को गैर नहीं बराबरी मानते, जो है, हाँ, गैर बराबरी वाले जो लोग हैं जी वो जी सभी इसमें घुस गए। किसी धर्म की, मतलब जो लिंगायत धर्म है, वारकरी है, बुद्धिस्ट है, शिव धर्म है, वो सारे लोग इस बात से पीड़ित है। और इस पीड़ित समाज को अगर आपको लगता है कि इससे निकालना चाहिए, तो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के माध्यम से आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। जी कुरैशी साहब से पूछते। जी जी। मैम, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का जो बुनियादी मकसद है जी उसका यही एक मकसद है कि तमाम भारत से लेकर के तमाम मूल निवासी और ऑल ओवर वर्ल्ड में पैगंबर साहब की जो तालीम, बुनियादी तालीम है, वो बहुत ही मानवता की तालीम है। और भारत के संविधान में तो 100% रचा बसा है और पूरे भारत के संविधान के मुताबिक हर हुकूक, हर अधिकार, हर फंडामेंटल राइट, हर प्रॉब्लम का हल हम जो है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर इसको हल करने के लिए राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की स्थापना किया गया है। तो हमारे बुनियादी जो मकसद है वो मकसद ही अपने आप में इतनी इम्पोर्टेंट है कि आप जब उसके एक एक पॉइंट को देखेंगे, जी तो अगर उस पॉइंट पर अगर हमारा कौम काम कर ले, तो जी आने वाले वक्त में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के मकसद को अगर कहीं फॉलो कर लिया जाए, तो जी ऑल ओवर इंडिया के साथ साथ ऑल ओवर वर्ल्ड में
पूरे मुसलमानों का प्रॉब्लम हल हो जाएगा। उसके साथ साथ जितने हमारे मूल निवासी समाज हैं, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी या बौद्धिस्ट, जो हम ख्याल लोग, समान विचारधारक जो लोग हैं, तो जी समान विचारधारक लोगों का भी हर प्रॉब्लम का सलूशन उस मकसद में छिपा हुआ है। जी तो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का हमारा जो बुनियादी मकसद है मैम, मैं आपको जैसे बताना चाहूंगा कि जी हमारे 8 खास मकसद हैं। आप बोले तो मैं आपको सुना दूं। जी 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 पहला हमारा अहम मकसद है कौम की समाजी और सियासी जड़ों को मजबूत करना। जिस जी दिन हमारा कौम सोशल मूवमेंट में और पॉलिटिकल मूवमेंट में अगर कहीं बेहतर सामने आ गया, तो समझिए आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपका खत्म हो जाएगा। जी दूसरा हमारा मकसद है कौम के हक की लड़ाई लड़ने के लिए कौम के अंदर समाजी बेदारी और फिक्र पैदा करना। जी क्योंकि जैसे आप जैसे चैनल वाले जो एक अहम सवाल करके इतने बेहतरीन तरीके से आज लोगों को बीच में इस बात को डाल रहे हैं, जो सैकड़ों हजार लाखों को नहीं मालूम है, ऐसी बातें आज चर्चा में आ गई। जी तो ये जी उसका बहुत बड़ा फायदा बेदारी पैदा करना। तो जी हमारी जिम्मेदारी है कि हम कौम में बेहतर बेदारी पैदा करें और अपनी बातों को जन जन तक पहुंचाएं। इसमें सिर्फ मुस्लिम का मकसद है, इसके साथ हमारे बहुत बड़ा मूल निवासी समाज की ये समस्या है, जी उनके बीच में हम इस बात को डालें। जी इसी तरीके से हमारे सर्जिन भारत में कौम के हमारे जितने बुजुर्ग हुए हैं, गोल्डन जी हिस्ट्री जिनके नाम रहे हैं और उनकी कुर्बानियां यहाँ पर जारी है, उससे हम नावाकिफ हैं। जी जब हम अपने बड़े बुजुर्गों के बारे में जानेंगे, उनकी कुर्बानियों को समझेंगे, तो जरूर हमको किसी न किसी बुजुर्ग से कोई न कोई खास बात पर मोटिवेशन मिलेगा। जी जब हम मोटिवेटेड होते जाएंगे, तो उन बुजुर्गों के बारे में हम जानते ही नहीं तो कहाँ जानेंगे। जी आज सैकड़ों हमारे कुर्बानी देने वाले बुजुर्ग हुए हैं, लेकिन आज हम 5 लोग अगर मुसलमानों में गिनेंगे कि 5 फ्रीडम फाइटर का नाम बताइए, तो मुसलमानों को नहीं मालूम। जी जबकि सैकड़ों भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा कुर्बानी मुसलमान को हमने दिया है। तो हमारे ये पहला गोल्डन हिस्ट्री वाले जितने हमारे रहनुमा हुए हैं, उनके बारे में हम जन जन तक बताएंगे, ये भी हमारे खास मकसद में शामिल है। जी अगला हमारा मकसद है जितने भी मजलूम मूल निवासी हैं, जी ओबीसी, एसटी, एससी, बौद्धिस्ट, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए, या जो भी मूल निवासी वर्ग के हैं जो यहाँ पर कन्वर्टेड हुए हैं भारत में आकर के, उनकी और हमारी समस्याएं करीब करीब बराबर हैं। तो जी उनके बीच में जो जितने भी बुद्धिस्ट, ईसाई या सिख, लिंगायत, जैन वगैरह हैं, तो हमारे बीच में इत्तेहाद, कम्युनिकेशन का जो बहुत दूरियां बढ़ गई हैं, जी उसको गैप को हमको खत्म करके इत्तेहाद कायम करना है। तो जब हम कम्युनिकेशन के में जब डिस्कस करेंगे, एक दूसरे से करीब आएंगे, तो इत्तेहाद कायम होगा। जब इत्तेहाद कायम होगा, तो हमारी ताकत बढ़ेगी। जब हमारी ताकत बढ़ेगी, तो हम अपने अच्छी बातों को मनवाने के लिए हम लोगों को मजबूर करेंगे। गलत जो लोग हैं उसको किनारे करके सच्चाई को हम स्थापित करने के लिए अपने आप को बहुत पावरफुल बनाएंगे। ये हमारा इत्तेहाद कायम करने का अगला मकसद है। जी इसी हिसाब से खुद कफील, सेल्फ डिपेंड, आत्मनिर्भर। अगर जी हम जब तक सेल्फ डिपेंड ना हो, आत्मनिर्भर ना हो, तो हम क्या बोल पाएंगे। तो पहले तो हमको खुद ही अपने आप में इस काबिल बनना है कि हम कोई चीज बोलें तो हमारे पास उतना नॉलेज हो, आत्मनिर्भर हो, सेल्फ डिपेंड हो, तभी तो हम लोगों को बोल पाएंगे ना। जी वरना जी क्या है, इधर उधर हम झांक के देखेंगे तो जैसा क्या वैसा चलेंगे, तो उसमें हम कामयाब नहीं हो सकते। तो हमारा एक अहम मकसद है पूरे भारत में मुसलमानों को खुद कफील बनाना, जी सेल्फ डिपेंड, आत्मनिर्भर बनाना, बावकार तंजीम, तहरीक और समाजी सियासी अकिलियती कायदत पैदा करना। तो जब हम ये सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिक हमारे अच्छे अच्छे कायदत करने वाले, रहनुमाई करने वाले लोग हमारे बीच उभर कर सामने आएंगे। तो उनको प्रमोट करना, उनको सपोर्ट करना, उनकी बातों को तवज्जो दे करके उसके हिसाब से इम्प्लीमेंट करना, अमल में लाना, ये हमारा एक अहम मकसद है। इसी जी तरीके से हमारा एक बहुत अहम मकसद है जो हमारा जनसंख्या के अनुपात में है। आज अगर हम अगर भारत में मान लो 20% है, या मूल निवासी समाज हम देखेंगे तो 85% है। तो जितने हमारी हिस्सेदारी, उतनी हमारी भागीदारी। हमारा एक मकसद ये भी है। आज जी हम कहने के लिए 85% है, लेकिन जी 5% भी हम कहेंगे पावर में नहीं। जी तो कुल मिलाकर हमारे साथ तो बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। तो जी हमारा उसको तो छोड़िए, मुसलमान कहने के लिए 20% है, लेकिन 2% भी पावरफुल नहीं है। जी तो हमारा एक अहम मकसद है कि हमारी जितनी हिस्सेदारी है हमारे जनसंख्या के अनुपात में, वो हमारे हुकूक हमको मिलने चाहिए। और जी उसका एक अहम मकसद हमारा राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का है, और उस पर हमें बहुत राष्ट्रीय लेवल में इस काम को हम कर रहे हैं। जी इसी तरीके से मुसलमानों पर जो सांप्रदायिक आधार पर हो रहे जुल्म, अभी आप देखते हैं एक मोहल्ले में अगर कहीं पर मुर्गी पड़ा मिल जाएगा तो उसका आरोप लग जाएगा कि मुसलमान ने आकर उसको मर्डर करके फेंका है। ये अच्छा हालात हैं। आरिफ चिकन कोई लतीफ अलग खा रहे हैं, आरिफ लतीफ मुसलमान तो ऐसे नाम आ 20% है। जाएंगे जी हाँ, मुसलमान तो 20% है,
मांसाहारी भारत में 75% है, तो बाकी कहां से आ गए भाई? जी इसका मतलब तुम लोग हो खाने वाले, बदनाम खामो खा मुसलमान हो रहा है। तो बेचारा एक मुर्गी का अगर कहीं मोहल्ले में काट के फेंकेंगे तो आरोप लग जाता है मुसलमान के ऊपर। तो हमारा पहला मकसद है मुसलमानों के ऊपर जितने भी सांप्रदायिक जो आरोप लगा करके लोगों के बीच में जो जुल्म किए जा रहे हैं, कम्युनल वायलेंस प्रोटेक्शन एक्ट हमारे एक आगे चल के मांग है। हर हाल में भारत का संविधान हमको अधिकार देता है कि हम अपने लिए कम्युनल वायलेंस प्रोटेक्शन जो एक्ट है वो हम लागू करवाएं, और इंशाल्लाह उसको हम लागू करवा कर रहेंगे एक दिन। जी ऐसा जी हमारा सतत प्रयास है और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के जरिए। तो जी हमारी आबादी 20% के साथ साथ मूल निवासी के साथ में हम 85% है, 95% तक पहुंचते हैं। अब कुछ लोग और शामिल होते जा रहे हैं, लेकिन हम बिल्कुल अपने कम्युनल वायलेंस प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने में भी नाकाम है। तो उसको जी हम कोशिश करेंगे कि उस एक्ट को हम लागू करवाएंगे, इंशाल्लाह कामयाबी उसमें मिलेगी। जी और इन सब चीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारा मकसद है कि कौम के अंदर में समाजी और तारीखी और जो नजरियाती जो तरबियत है उसको हम केडर वाइज कैम्प के जरिए तालीम दे करके हम लोगों को तैयार करें। आज हमारा कौम बहुत बड़ा कौम ऐसा है, बस कान से जो सुनते हैं उसी का हम मान लेते हैं। तो हमारे बीच में जब केडर बेस्ड जब तालीम होगी, हम किसी चीज को खुद करें, खुद पढ़ें, खुद अमल करें और लोगों को जब बताएं, तो केडर बेस्ड जब हमारा टीम तैयार होगा तो इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेगा। आज जैसे आपने यहाँ पर भारत देश के पूरे 4 हमारे महारथियों को बुलाया एजाज भाई की सरपरस्ती में, है ना? जी एजाज भाई हमारे लीडर है, नेशनल लीडर मोहम्मद सिद्दीकी साहब आ गए, हमारे लेडीजों में यास्मीन इनको बुला लिए, है ना? और मैं भी छोटा मोटा स्टूडेंट हूँ। तो इस तरीके से आपने बुला के पैदा किया। ये 4 लोगों के से आज आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि मेरा सर्किल बहुत लंबा चौड़ा है, अभी मैं 10,000 लोगों में आपकी इसको मैं भेजूंगा ब्रॉडकास्ट जी में। मेरे 10,000 क्लाइंटों का मेरा रिकॉर्ड है 30-35 साल के कैरियर में। तो जी आपका 10,000 लोगों के बीच में आज क्रांति की आवाज जाएगी, ये जी तय है। जी 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 तो उसका फायदा मैं चाह रहा हूँ कि 10,000 में अगर कहीं 500 भी देख लिए हमारे इस न्यूज को, तो 500 लोग मोटिवेट होंगे कि नहीं यार बहुत अच्छा क्रांति की आवाज में हमारे जो एंकर मैडम साहिबा ने हमको एक पैगाम दिया हमारे इन साहबों के जरिए। तो ये ऐसा एक मकसद है। तो जी जिस एंगल से हम लोग मोटिवेट करके बढ़ जाएं, तो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का अहम बुनियादी हम आने मकसद है वाले और समय में बुनियादी आपका जो समस्याओं को एक लेकर एक के हम पॉइंट इस है मकसद में सर, काम कर एक रहे एक हैं। पॉइंट है उस पे जी भी हम चर्चा करेंगे। अभी पूरे भारत में सिद्दीकी साहब राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के अधिवेशन जो है वो चल रहे हैं। तो क्या मतलब राष्ट्रीय अधिवेशन को जितने तौर पे चाहिए इस्लाम के जो मानने वाले लोग हैं उसका साथ सहयोग और समर्थन मिल रहा है? क्योंकि बहुत ज़्यादा तौर पर धार्मिक तंजीमों को जिस तरह इस्लाम में तवज्जो मिलती है, क्या राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा जो सामाजिक तंजीम है उसको भी मिल रही है? जी सिद्दीकी साहब। जी धन्यवाद आपका। इस ताल्लुक से एक बात मैं कहना चाहूँगा कि सच्चाई जो है क्या करती है, सच्चाई बहुत मतलब बहुत सच्चाई की जो धीमी आवाज़ होती है, होती है और कड़वी सच्चाई हर हाल होती में है। रहता है। धीमी जी होती जी है। जी 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 जी। तो और कुछ दुश्मन जो है हम राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा को प्लानिंग बना के जो है हाइड करने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। आज से नहीं, बहुत पहले से करते आ रहे हैं बामसेफ और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा को, जब से राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा बनी है। लेकिन फिर भी जो है सोशल मीडिया के जरिए और मेहनती कार्यकर्ताओं के जरिए जो है राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की आवाज़ को जो है लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। और राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए खूब जोरों शोरों पर जो है मेहनत चल रही है जी हर स्टेट में, जी जिसके लिए मीटिंगें हो रही है। और हर इतवार को जो है, हर सैटरडे को जो है गूगल पे मीट पे जो है मीटिंगें हो रही है और लोगों को फोन से बातचीत करके जो है मोटिवेट किया जा रहा है और बहुत तेजी से चल रहा है काम। जी तंबोली साहब, महाराष्ट्र में भी आपका जो अधिवेशन है और आप राष्ट्रीय बॉडी में तो है, लेकिन खास करके तो आप महाराष्ट्र में हैं। तो क्या माहौल है राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा को, किस तरह महाराष्ट्र में मतलब लोग देख रहे हैं, कितने पैमाने पे जुड़ रहे? जी राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का ये चौथा राष्ट्रीय अधिवेशन है। इससे जी पहले पहला राष्ट्रीय अधिवेशन ये लखनऊ में हुआ है
जी, दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन ये दिल्ली में हुआ, तीसरा राष्ट्रीय अधिवेशन फिर दिल्ली में ही हुआ, जी, और ये चौथा जो राष्ट्रीय अधिवेशन है ये महाराष्ट्र के नागपुर में होने जा रहा है। और इस कार्यक्रम की जो स्थल है, जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर नागपुर, जी, इस जगह पे राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का चौथा राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है। और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी जनाब चांद मोहम्मद साहब, ये जी, महाराष्ट्र का जो विदर्भ का इलाका है, विदर्भ में 11 जिले आते हैं, नागपुर है, गढ़चिरौली है, भंडारा है, गोंदिया है, अमरावती है, अकोला है, ऐसे 11 जिलों में लगातार मीटिंगें कर रहे हैं चांद मोहम्मद साहब, जो राष्ट्रीय प्रभारी हैं राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के। और उसके अलावा राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा 20 राज्यों में संगठन काम करता है और 20 राज्यों में भी इसकी तैयारी चल रही है। जी, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, आज ही राजस्थान में राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी के अंतर्गत राज्य अधिवेशन किया गया। और आज ही कल औरंगाबाद में एक मुफ्ती फहीमुद्दीन साहब का कल मीटिंग होने वाला है, बड़ा मीटिंग होने वाला है। तो लगातार इसकी तैयारियां चल रही है और जो राष्ट्रीय अधिवेशन होगा, लाखों की तादाद में लोग इसमें शामिल होंगे, क्योंकि उस तरह से ही तैयारी चल रही है। और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा को मुसलमानों के अलावा SC ST OBC के लोग भी बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। जी, मुसलमानों में तो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा तेजी से फैल रहा है और जी, आने वाले समय में हमारा ये यकीन है, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा राष्ट्र मुसलमानों का एकमात्र सामाजिक संगठन रहेगा, ऐसा हमारा यकीन है। क्योंकि राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा जिस विचारधारा से काम कर रहा है, उस विचारधारा को लेकर के SC ST OBC में बहुत ज्यादा अवेयरनेस है, जागृति है। वो भाईचारा बढ़ाने में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा काम कर रहा है। तो आने वाले समय में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा ही एक वाहिद ऐसा संगठन रहेगा मुसलमानों का, जो देश भर में मुसलमानों का नेतृत्व करेगा। और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा जो भी अधिवेशन करता है, राज्य अधिवेशन हो या राष्ट्रीय अधिवेशन हो, इसमें जो जन्यू मुद्दे हैं, मुसलमानों के मूलभूत मुद्दे हैं, जैसे कि इस अधिवेशन में भी 7 मुद्दों को लेकर के चर्चा रखी गई है। बहुत सारे अधिवेशन बहुत सारे संगठनों के होते हैं, लेकिन जो मुसलमानों के जो मूल मुद्दे हैं, जिस जी, मुद्दों को छुपाया गया, मीडिया के द्वारा छुपाया गया और दीगर तंजीमों के द्वारा भी छुपाया गया, ऐसे मूल मुद्दों को लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े जो हमारे स्कॉलर हैं, बड़े बड़े दीगर हमारे राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के अलग अलग बड़े बड़े स्कॉलर भी इस अधिवेशन में आने वाले हैं। जैसे जी, कि IAS अधिकारी हैं, रिटायर अधिकारी हैं, IAS रिटायर अधिकारी हैं, और 50 से ज्यादा यहाँ पर वक्ताएं देश भर से बुलाए गए हैं। और इसमें अलग अलग राज्यों के वक्ता होंगे और इसमें अलग अलग विषयों पर चर्चा होगी। जैसे कि अभी हमारे वकील साहब ने बताया है, मुसलमानों के अंदर केडर-बेस तंजीम जी, अगर तैयार नहीं करते हैं हम लोग, जो केडर-बेस तंजीम है हमारे सामने, उसके साथ हम लड़ाई नहीं लड़ सकते। जी, इसलिए हम केडर-बेस तंजीम जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं मामसेप के माध्यम से। 9 जनवरी 2015 को राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की नींव रखी गई जी, और पूरे देश भर में लगातार ये 5 से 7 साल में तेजी से बढ़ रहा है। तो जी, आने वाले समय में जो 10 साल में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा बढ़ेगा और ऐसे मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे जो मुसलमानों के नाजुक मुद्दे हैं और कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। जैसे कि बामसेफ के माध्यम से हमारा ऑफशूट विंग है, बामसेफ हमारा मदर ऑर्गेनाइजेशन है। वोटिंग मशीन का मुद्दा है, जी, विदेशी का हमारा जो मुद्दा छुपाया गया और दूसरे लोगों का विदेशीपन छुपा करके मुसलमानों को विदेशी बनाने का काम किया, उसको भी उजागर करने का काम बामसेफ ने किया। जी, और आतंकवाद के नाम पे जो मुसलमानों को बदनाम किया गया 2002 से लेकर के 2014 तक, उसको भी उजागर करने का काम, उसको भी एक्सपोज करने का काम भारत मुक्ति मोर्चा ने किया। और मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहा जाता था, लेकिन भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के माध्यम से लोगों में ये अवेयरनेस पैदा की गई कि भारत के मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है, जी, बहुसंख्यक है। और SC ST OBC के साथ भाई हैं SC ST OBC के, इस तरह से बहुसंख्यक हैं मुसलमान। ये भी भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा बताने का काम कर रहा है। इतना बड़ा आने वाले समय में संगठन हम अवेयरनेस पैदा करेंगे लोगों में और लोगों को सही दिशा में, भारत के अंदर मुसलमानों को सही दिशा, राजनीतिक सामाजिक सही नहीं, दिशा में लेकर जाएंगे। जी, आपका जो सोशल अवेयरनेस है वो मुस्लिम समाज में बड़े तेजी से बढ़ रहा है।
यास्मीन जी, हम आपसे पूछना चाहते, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा में कितनी बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाओं का पार्टिसिपेट है और आने वाले समय में अगर कम है तो कितना बढ़ेगा? जी जी देखिए, अभी तो जैसे हमारे दोनों सीनियर्स ने बताया है आपको राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के मकसद के बारे में, जी और आहिस्ता आहिस्ता ये संगठन जो है, ये तंजीम जो है वो बढ़ती जा रही है। और अकेले चले थे जानिबे मंजिल, जी लोग मिलते गए, कारवां वह बढ़ता बढ़ता गया। गया। जी तो इसी बात पे हम लोग यकीन करते हैं, इस शेर पे। जी और हम लोग एकदम सच्चाई को, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा और वामसेफ का जो संगठन जो है, ये इसी बुनियाद पे है कि हम सच्चाई को सामने लाए। जी हम जो 85% या 90% हैं, हम लोगों को ये बताएं। लोग नहीं जान रहे हैं जी कि हम क्या हैं, मेरी ताकत क्या है। तो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा लोगों को बता रही है, लोगों को जोड़ रही है। और जहां तक सवाल आपका जो है कि महिलाएं, तो अभी महिलाएं कम हैं, सच्चाई यही है, जी महिलाएं कम हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे जागरूक होंगे, हम लोग जागरूक करेंगे, तब वैसे वैसे महिलाओं की संख्या भी बढ़ेगी और महिलाएं भी पूरी तरह से आंदोलनकारी होकर के घरों से बाहर निकलेंगी और हमारे संगठन के साथ जुड़ेंगी। क्योंकि हम उन मुद्दों को छू रहे हैं, उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो कोई भी तंजीम, या मुस्लिमों की तंजीम हो या किसी और की तंजीम हो, कोई ये तंजीम ये मुद्दा उठा ही नहीं रही है। जी जी ईवीएम का मुद्दा कौन उठा रहा है? कोई नहीं उठा रहा है ईवीएम का मुद्दा। जी ईवीएम बहुत बड़ा मुद्दा है इस देश में, इसको राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा और वामसेफ उठा रहा है। जी तो ये तो पैगाम घर घर तक ये जाएगा। जिस दिन जाएगा ये 145 145 करोड़ लोगों के अंदर, तो फिर जाहिर सी बात है कि सब लोग जागरूक होंगे कि हाँ, हम हैं कहाँ। आप जी देख रही ईवीएम में वोट डालते हैं किसी और को, वोट किसी और का काउंट होता है। जी हम इस वोट पर किसी और को डालते इस हैं, पर काउंट भी किसी और हमारा का वीडियो होता है। आने वाले जल्दी एक्सपर्ट के साथ हम लोग बातचीत करके ये वीडियो बनाने वाले हैं। वैसे ही कुरैशी साहब को भी मैं कहना चाहती हूँ कि जब अ, कोई जज है जिनके साथ हम बात कर रहे कि जो आप बोल रहे थे ना, जो मामला है मालेगांव का, हम लोग उनके साथ डिस्कस करने वाले, तो आपको वहाँ पे ज़रूर बुलाएंगे। मैं अजीज भाईजान से बोलूँगी कि आपको उस डिबेट में, डिस्कशन में आप भी रहे, ताकि जो मामला है, क्या है ना, एक सारी चीज़ें एक समय पे तो डिस्कस नहीं हो सकती, लेकिन आप सभी लोगों ने मुझे समझा कि भाई हाँ, अगर मुझे वक्त नहीं दिया तो मेरे भाई को ही वक्त मिल रहा है। तो मैं समझती हूँ कि आज का जो डिस्कशन रहा है वो जो माँ फातिमा है, जिन्होंने सबसे पहले इस चीज़ को समझा कि इस्लाम ने जो इकरा बताया गया है उस पे हमारा समाज काम करे, तो आज तक माँ फातिमा को मुस्लिम समाज ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा ने उसको एक्सेप्ट करके पूरे 20 राज्यों में संगठन पहुंचाया है। तो हमें हमारे पुरखों का आंदोलन ही मुझे लगता है कि पूरे समाज को जोड़ने का तरीका है, और वो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के माध्यम से आप लोग कर रहे हैं। आपने अपना कीमती समय लगाकर यहाँ बातचीत के लिए वक्त दिया और हमसे बहुत अच्छी बात की और समाज के फ़ायदे की बात की, समाज के हक और हुकूक की बात की। तो इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।